नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है, जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसई और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से लगातार रिवीजन करते हुए देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को यहां पर। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, अगर उसे आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशंस होती हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी का कोर टॉपिक है आपका। और काफी बार हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, रिवीजन भी है हमारे लिए, रेपिटेशन भी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे ही कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसके द्वारा आपका 10th जो आपका शेड्यूल है वो ऐड किया गया, 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। और यहीं पर जो आपके अयोग्यता का निर्धारण होता है जब 10th शेड्यूल के आधार पर, तो वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके क्या प्रावधान है ना, क्या आपके क्लॉजेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके नोट्स आपके बिल्कुल क्रिस्प आपके 5-10 पॉइंट में लिखे होने चाहिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख जाइएगा इसको, है ना। नॉर्मली कोर पार्ट भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी सब चीजें यहां पर आ जाएंगी। और ये 1 दिसंबर का और 2 दिसंबर का वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा, इसके बाद रात तक वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिए और जब भी वीडियो मिले तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। रेगुलर रहेगा वो, कुछ मतलब अभी 8-10 दिन की प्रॉब्लम है जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन गैप नहीं होगा। कल कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों का। तो ये जो रेफरेंस दिया गया है, मिजोरम के जो आपके इंडिपेंडेंट एमएलए हैं लाल दुहोमा, उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है मेंबरशिप से लेजिस्लेटिव असेंबली के 27 नवंबर को, ड्यू टू जो देखिए अबैंडनिंग ऑफ द जोराम पीपल्स मूवमेंट, है ना। नॉर्मल सी चीज है, इसको आप देख जाइएगा, रेफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब हमको ये मौका मिला तो हमको एंटी डिफेक्शन लॉ को देख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वो लिखा गया है कि 1988 में अर्लियर, है ना, पहले की बात बता रहे हैं कि he has disqualified as an MP under the anti defection law। ठीक है, तो लाल दुहोमा जो है इज द फर्स्ट लोकसभा MP टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो ये फैक्ट ठीक है, आप स्टेट पीसीएस के लिए इसको रख के किनारे रख सकते हैं अपने पास। ठीक है ना। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो बताया गया है विधायक के रूप में जो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो उनके द्वारा जो आपकी यहां पर एक जगह है शेरछिप विधानसभा क्षेत्र, वहां से एक जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वो पहले चुने गए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो स्वयं को जोरम पीपल्स मूवमेंट के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा घोषित किया जाना कि पहले भैया आप निर्दलीय लड़े, इंडिपेंडेंट लगे, उसके बाद आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, तो उस कारण से उनको वहां पर डिस्क्वालीफाई किया गया था। ठीक है, तो यहां पर स्पीकर ने बताया कि ही लॉस्ट द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर ड्यू टू हिज अनाउंसमेंट मेंशन्ड अबव। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। अब इसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमको जानने की जरूरत है। तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट 1985 52nd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है ना, जिसके द्वारा फिर आपका 10th शेड्यूल ऐड किया जाएगा, वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं, इसको देख जाइएगा। अब इसके बाद
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो भैया आया राम गया राम की पॉलिटिक्स चल रही थी, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, ठीक है ना। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, है ना, जो आपकी पद की लोलुपता होती है, लालच होती है, उसके कारण जो है इस तरीके के जो मालाफाइड इंटेंशन से किए जा रहे थे, जो आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज, उनको रोकने के लिए, ठीक है ना, उनको रोकने के लिए, दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए इसको जो है वो लाया गया था। किसको? एंटी डिफेक्शन लॉ को। क्योंकि 1970 के बाद से आप देखेंगे कि यहां पर देखिए जनता दल सरकार देखेंगे आप, है ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही गठबंधन की राजनीति भी धीरे धीरे 80 के बाद, फिर 90 के बाद से मुखर होती चली जाती है। तो ये जो प्रथा 70 के बाद चली आई, तो वहां पर आया राम गया राम की पॉलिटिक्स थी, जिसको रोकना जरूरी था, ठीक है ना। इसके बाद ऑल द पावर्स टू इंप्लीमेंट द एंटी डिफेक्शन लॉ have been provided to the speaker or chairman of the house and their decision is deemed final। नॉर्मल सी चीज है, अगर कोई भी कंप्लेंट जो होगी इससे रिलेटेड होगी, तो जो भी आपके मतलब किसी पार्टी से रिलेटेड होगी, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इफ एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू द पार्टी ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस इज रिसीव्ड देन एनी अदर मेंबर इलेक्टेड बाय द हाउस हैज द राइट टू टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है कि सदन के अध्यक्ष के द्वारा ही यहां पर निर्णय लिया जाता है, और इन सब चीजों में यहां पर जो लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो बताए जा रहे हैं कि किन किन आधारों पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके तहत जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको देखने की जरूरत क्या है, आर्टिकल 102 भी देख जाइएगा इसी के साथ, ठीक है ना, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई कि किस किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होता है वहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, एन इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी। तो सीधी बात है कि भैया आप पहले निर्दलीय लड़े, अब जीत गए, तो आप किसी को वो सीट प्रोवाइड करने के लिए कोई आपका लालच लोभ होगा पद का, पैसों को, तो उस तरीके का मालाफाइड जो आपके गलत इंटेंशन है उसको रोकने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि कोई भी निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो जिस राजनीतिक दल से वो जीत के आया, जब उसकी सदस्यता छोड़ दिया, तो अपने आप से वहां पर उसको क्या किया जा सकता है, वहां पर उसको डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि अ मेंबर वोट्स अगेंस्ट द फेवर ऑफ द पार्टी इन द हाउस। बिल्कुल ठीक बात है ना। ये सब आप लोगों को पता होगा कि मतलब पार्टी की नीति से अलग होना, है ना, इसके अंतर्गत ना इंटरनल जो राजनीतिक दलों के अंतर्गत जो आंतरिक जो आपका लोकतंत्र है ना, वो भी एक विवाद का विषय यहां पर उठता है, कभी और डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छा कीवर्ड है वो, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर अगर वोट भी, अगर कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, अगर उसके अगेंस्ट करता है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा अ मेंबर एक्सक्लूड हिमसेल्फ फ्रॉम वोटिंग। तो पहले अगर उनको इन्फॉर्म किया गया है कि आपको यहां पर वोटिंग में उपस्थित रहना, उसके बाद भी अगर वो नहीं आते, तो इस तरीके का प्रावधान किया जा सकता है। आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी। तो बिल्कुल ठीक बात है, मनोनीत सदस्य आप आए हैं, उसके बाद आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये सब जो है प्रावधान देख जाइएगा, और एक बार इसके जो मेन प्रावधान है उनको लिख के अपने पेज में अलग से रख लीजिएगा। तो यहां पर कमेटी ऑन एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 2002 में डिसीजन जो आपका रिगार्डिंग मतलब कमीशन के रिगार्डिंग जो आपका डिसीजन था, अ सरप्राइजिंग डिसीजन वाज रिकमेंडेड बाय द दिनेश गोस्वामी आपकी कमेटी। जब भी हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं, है ना, तो इस कमेटी का नाम आप लोग हमेशा सुनते हैं, इसको नोट डाउन करके किनारे करिएगा। और एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी हेडेड बाय जस्टिस एमएन, जो आपके वेंकट चलैया थे, इनके द्वारा भी आपको इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, रेफरेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द जो आपकी 170वीं रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसमें प्री इलेक्शन इलेक्टोरल फ्रंट्स की बात की गई थी, शुड बी कंसीडर्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये कुछ जो आपके प्रावधान बताए गए कि और किन किन चीजों को इसमें शामिल किए जाने की जरूरत है, ठीक है ना। और उसके साथ ही बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी शुड लिमिट द इश्यूएंस ऑफ विप ओनली इन केसेस व्हेन द गवर्नमेंट इज इन
डेंजर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप किनारे रख सकते हैं कि देखिए जहां पर भी हम राजनीतिक दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे हो, मतलब सरकार बचाने की उनको जरूरत पड़ रही हो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो वैसे कि जब सरकार का अस्तित्व खतरा में, तभी मतलब उसका जो है अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तभी विप जारी करना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। और इसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा कि ये जो अयोग्यताएं हैं शुड बी लिमिटेड टू दोज केसेस वेयर अब यहां पर बताया जा रहा है कि अ मेंबर वॉलेंटरली, जो मतलब अपनी स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी के अगर सदस्यता छोड़ दे तो। दूसरा, अ मेंबर रिफ्रेन्स फ्रॉम वोटिंग और वोट्स अगेंस्ट द पार्टी विप इन अ नो कॉन्फिडेंस, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ द वोट होता है। अविश्वास प्रस्ताव वही है कि भैया बहुमत सिद्ध करना है, विश्वास मत लाना है, वहां पर विश्वास बताना है कि आप बताओ, मतलब अपोजिशन वाले अगर बोल रहे हैं कि आपकी तो बहुमत बचा नहीं सरकार में, तो उसको वहां पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में पढ़ते हैं ना, किसके लिए, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन होगा, मंत्री परिषद होगी, है ना। तो ये क्या है, यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंडा आपको पता होगा। तो वही बताया जा रहा है कि भैया अविश्वास प्रस्ताव जो है आपका, उसमें पार्टी विप के विपरीत वोट करता है। कुल मिला के वो वही है कि अपने पार्टी की चीजों से डिफर करना, तो वो नहीं किया जा सकता उसके द्वारा। ये सब देख जाइएगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है ना। और इसमें जो है आपके मतलब सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका वैसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहीं पर हम इसको एक पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं जब भी हम इलेक्शन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह की बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रखी गई है, आर्टिकल रखा गया है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, नॉर्मल है, मिसलेनियस में है, सेकंड पेपर थर्ड पेपर दोनों में रख सकते हैं आप। हेल्थ का इशू है आपका, यहाँ पर यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे को 27 नवंबर को, प्रिसाइडिंग ओवर सेवरल इवेंट्स। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीजें, डेट याद रख सकते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। अब ये नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है क्या, तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल ग्रांट्स, किसको प्रोवाइड करता है और किस लिए करता है, तो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ROTTO और जो आपका सोटो है, न्यू डेवलपमेंट्स एंड अपग्रेड्स टू एग्जिस्टिंग रिकवरी एंड ट्रांसप्लांट सेंटर्स। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल है। रोटो और सोटो के बारे में जो बताया जा रहा है ना, वो आप यहां पर देख जाइए। देखिए, द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो आपका प्रोग्राम है विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन। आप लोगों को पता है ना कि भैया जो आपका मतलब ऑर्गन्स हैं, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है किसी अंग के लिए, है ना, कि उनको जरूरत है। तो वैसी चीजों को कन्वे कराने के लिए कि जो डोनर है आपका और जिसको जरूरत है ना, तो उनको दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कराना और वहां पर ऑर्गन्स को प्रोवाइड करा के उनके जीवन की रक्षा करना, यही तो मोटिव होगा ना। नॉर्मल सी चीज है, कुछ भी अलग नहीं इसमें। तो ये जो आपका नोटो और रोटो और सोटो लिखा गया है, ये तीन आपकी हायरार्की, एक नेशनल लेवल पे, एक आपका रीजनल लेवल पे, एक आपका स्टेट लेवल पे, ठीक है ना। तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया आपका नेशनल लेवल पे हो गया, रीजनल लेवल पे जो हो गया बिल्कुल सेम है कि ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद स्टेट लेवल में। तो तीनों एक हायरार्की में उनको बनाया गया है ना, संगठित रूप से। तो ये जो आपका रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपका सोटो है ना, दोनों आपको समझ में आ गया। इज दैट रोटो सोटो वर एस्टैब्लिश्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये टॉपिक आपका, अलग से क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा इसमें। प्रीलिम्स पे आप देख सकते हैं, मेंस की बात कर रहा हूं मैं कि सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर भी हमको आर्टिकल रखा गया है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताइए आप, तो मेंटेन करना सबसे पहले तो जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन और ट्रांसप्लांट आपकी रजिस्ट्री है। पहले तो आपको भैया एक डेटा रखना पड़ेगा, जब अवेलेबल होंगी चीजें तब तो आप दूसरों को उपलब्ध कराएंगे। फिर दूसरी चीज प्रमोट करना है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज टू इंप्रूव अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद सरकारी अस्पतालों में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें आपका कॉस्ट इफेक्टिव मतलब रियायती लागत पर जो भी आपके प्रत्यारोपण की सुविधा है प्रदान करना, क्योंकि देखिए
ऑर्गन्स की कोई कीमत तो है नहीं मानव शरीर के अंग की, तो भैया बहुत सारे लोग तो उसको मतलब अवेल ही नहीं कर पाते, अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर पाते, है ना। इसमें भी बहुत सारे स्कैम वगैरह भी देखे जाते हैं, है ना। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि परफॉर्म अदर टास्क सच एज सपोर्ट इन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंट। नॉर्मल सी चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। इसके बाद ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है वो बताया जा रहा है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रेफर किया जाता है रिमूवल ऑफ अ healthy limb of a person through surgery and transplanting it into someone whose organ has deteriorated for some reason or has stopped functioning। तो सीधी बात है, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया या खराब हो गया किसी और कारण से भी, तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी उस अंग की। तो कोई स्वस्थ मतलब एक व्यक्ति जो है वो अपना स्वस्थ अंग वहां पर निकालने के लिए अनुमति दे सकता है, डोनेट कर सकता है, दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकता है। ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, कि जब उनको पता होता है कि उनकी डेथ होने वाली होती है तो वो अपनी जो है क्या करते हैं, ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इसका इलीगल रूप से जो उपयोग किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए, उस तरीके के स्कैम नहीं किए जाने चाहिए, और जरूरतमंदों को वहां पर ऑर्गन्स मिल जाए तो एक फैसिलिटेटर की तरह, एक जो है सुविधा प्रदाता की तरह यहां पर गवर्नमेंट ने इस चैनल को ओपन किया है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि भारत में अंगदान की क्या स्थिति है। तो भैया भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है अंगदान के, किसमें, एस्पेक्ट में, है ना। जो रिपोर्ट किसने दी है, WHO, जो आपका ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी है ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की। इंडिया की रैंक भैया 3rd है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन, इसको याद रख सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ आपका एक्ट है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है आपका एक्ट पास किया गया कब, 1994 में, इसको अमेंडमेंट किया गया 2011 में, दस इंट्रोड्यूस्ड एज द ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो भैया यही किए होंगे, जब अमेंडमेंट करेंगे तो उसको अमेंडमेंट एक्ट बोल देंगे, है ना। इसमें क्या नया है, इसके बाद इसमें जो है कई सारे जो आपके रूल्स है, नियम है, उनको सम्मिलित किया गया, हटाया गया। मतलब इट प्रोवाइड्स वेरियस रूल्स फॉर रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। सीधी बात है, इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह इसकी ना हो, है ना, इसका गलत उपयोग ना किया जा सके, है ना। अभी भी आपने देखा होगा कोविड में भी एक डॉक्टर भाई साहब वो कोविड के कारण बंद करके, दिल्ली का ही शायद केस था। इस तरीके के केसेस को हमको एथिक्स के पेपर के लिए केस स्टडी के रूप में रखना चाहिए कि एक डॉक्टर होके जो आपका जीवन की रक्षा करते हैं वो मानव अंगों को बेच रहा था, किडनी विडनी निकाल के। आप सोचिए मतलब कितनी घृणास्पद ये कार्य है ना। तो वो सब चीजें भी आप याद रखा करिए। अब इसके बाद यहाँ पर मेन प्रोविजंस क्या है इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर जो लास्ट पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है जो अपन बात करें कि इट रेगुलेट्स द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर मेडिकल पर्पसेस एंड द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। बिल्कुल ठीक बात है कि वहां पर भी वाणिज्य व्यापार के रूप में ना आप उसको यूज करें, है ना, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आपके प्रोविजन है वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज इस एक्ट में ये बताया गया है, मतलब द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेन डिसफंक्शनिंग। अब किसी व्यक्ति का अगर दिमाग ही डेड हो जाए, मतलब कोमा वाली कंडीशन, वैसा समझिएगा, एज डेथ एंड द एक्ट क्लियरली डिफाइंस ब्रेन डेड। तो वहां पर ब्रेन डेड को जो है स्पष्टता परिभाषित भी किया गया। अंडर दिस रजिस्ट्री ऑफ डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इज ऑल्सो मेंशन। बिल्कुल ठीक बात है, डेटा ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेंगे आप। उसके बाद इट प्रोवाइड्स रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी बॉडी टू मॉनिटर द, जो आपकी ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो आपका एक्टिविटी होगा उनको रेगुलेट करने के लिए और एडवाइज करने के लिए एक बॉडी जो है ना, कि भाई रेगुलेटरी भी रहेगी और एडवाइजरी भी रहेगी और उसका सुपरविजन भी करेगी, है ना, मॉनिटर भी करेगी। तो ऐसी बॉडी का भी प्रावधान यहां पर किया गया है ना। सीधी बात है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर डायग्रामेटिक जो है आपका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको देख जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राई स्वैब, जो आपका RT-PCR टेस्ट है, कोविड-19 टेस्ट है आपका, इसके बारे में है, रेपिटेशन भी है, कई बार इसको हम लोगों ने देखा है न्यूज में। तो ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में, ऐसे के पर्सपेक्टिव से और हर तरीके से, ठीक है ना, प्रीलिम्स मेंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, इससे पूरा विश्व परेशान है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें आए उसको हमको नोट डाउन करके कॉर्नर में करना है। तो जो CSIR है, ठीक है ना, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है, फाइनली गॉट द ICMR टू permission commercially use the dry swab RNA extraction free
टेस्टिंग मेथड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 जो आपका वायरस है। एक तो इसका नाम याद रखना है अपने को, ठीक है ना। अब इसके की पॉइंट्स हमको देख लेना, बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक है आपका, इसमें कोई भी जो है एनालिसिस का स्कोप नहीं है। सबसे पहली चीज ये कि ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो बाय द हाउस रिसर्च टीम। इट विल हेल्प पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स स्केलिंग द टेस्ट एट अ फ्रैक्शन ऑफ the current cost of traditional RT-PCR test and deliver result in quick time। तो सीधी बात है, इसमें जो है टाइम कम लगेगा, ठीक है ना, और ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। इसीलिए जो है इस तरीके के टेस्ट को क्या मतलब वहां पर प्रायोरिटी में रखा जा रहा है ना, कि ये जो हाल ही में रिसर्च टीम ने इसको डेवलप किया, तो ये आपका जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को जो पारंपरिक रूप से जो टेस्ट कर रहे थे उसके वर्तमान लागत के एक अंश पर परीक्षण को स्केलिंग करना और उसको दोहरे त्वरित समय में परिणाम देने में मदद करेगा, है ना। मतलब सीधी बात है, टाइम कम लगेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी ज्यादा है जो ट्रेडिशनली यूज किया जा रहा था उसके कंपैरिजन में। तो ड्राई जो स्वैब मेथड है, इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो एक्यूरेसी की बात की जाए तो 96.9% है ना, इसको 97% जो है अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टडी है। ट्रेडिशनल जो आपका स्वैब वीटीएम आरएनए था, एक्सट्रैक्शन आरटी-पीसीआर एंड सिंप्लीफाइड ड्राई स्वैब RT-qRPCR direct eluted protocol method suggested that a simple buffer solution based direct ड्राई स्वैब जो आपका क्या है, एंड पॉइंट RT-PCR सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जो ये आपको पता है जो आपका कोविड वायरस है वो सार्स ग्रुप का ही है, तो SARS-CoV-2 वायरस कैन बी इजीली डन विद प्रिसीजन। तो सीधी बात है, यहाँ प्रिसीजन की बात की जा रही है ना, और किस तरीके से किया जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, है ना। तो ऐसे ही टेस्ट को प्रिफर किया जाएगा। तो नॉर्मल सी चीजें इसको पढ़ जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वे था वो बताया जा रहा है कि भैया ट्रेडिशनली क्या किया जाता था कि जो भी व्यक्ति लगा कि भैया ये कोरोना वायरस से जो है वो क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उसके सैंपल्स वगैरह लेके फिर सेंटर्स में क्या किया जाता था, जो आपका नेसल जो आपका फेरिंजील नेसल और जिसको बोला जाता है ओरोफेरिनजील, है ना, थ्रोट्स आर कलेक्टेड बाय सैंपल कलेक्शन सेंटर्स फ्रॉम सस्पेक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल से जो लोग जो संदिग्ध हैं या आशंका है कि भैया वो टेस्ट कराने आए, तो उनके सैंपल्स को जो है ले लिया जाता था कलेक्शन सेंटर में, है ना। नाक की जो आपकी ग्रसनी है या नाक या मतलब जो भी आपके मतलब वहां पर नमूने लिए जाते थे और उसके द्वारा फिर उनको जो है टेस्ट सेंटर में पहुंचाया जाता था। अब ये पहुंचाने वाली चीज समझिए कि पहले तो वहां कलेक्ट किया गया, फिर टेस्ट सेंटर में पहुंचाया गया, तो कितना टाइम लग गया, कितनी दूर है, फिर कितना टाइम लगेगा उसके बारे में पता करने के लिए, तो उसी सबको एड्रेस करने के लिए जो है एडवांस टेक्निक्स की जरूरत हमें है। इसके बाद जो स्वैब आपका सैंपल्स है आर यूजुअली केप्ट इन अ लिक्विड कॉल्ड वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो इसमें सैंपल को लिक्विड जो फॉर्म में रखा जाता है एंड टू अवॉइड लीकेज। द सैंपल्स आर वेल पैकेज्ड व्हिच कंज्यूम्स मोर टाइम फॉर सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर। सीधी बात है, टाइम है आपका, फिर एक्यूरेसी की बात है, वही टॉपिक्स हैं, है ना, जो अपने जो मुख्य बिंदु होंगे वो वही होंगे। जब हम किसी भी ट्रेडिशनल टेस्ट की कोई विधि है उससे अगर अभी कोई रिसेंट नई जो है आपकी एडवांस्ड जो आपकी टेस्टिंग की कोई प्रोसीजर है उसकी तरफ मूव करेंगे, तो मूव करने का कारण क्या होगा, यही सब तो होगा ना। उसके बाद यहां पर आरएनए एक्सट्रैक्शन even with automation takes 4 hours for approximately 500 samples. Both VTM and RNA extraction add an additional burden on the money and time required for large scale testing for coronavirus। सारी चीजें वही हैं, कितना पैराग्राफ लिख दें वो, ठीक है ना यहाँ पर। इसके बाद न्यूज और मतलब न्यू और सिंप्लीफाइड जो आपका लॉ है, नई और जो आपकी सरलीकृत ये जो आपकी विधि है, ये लॉ जो कानून से रिलेटेड नहीं, इन दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं। टेस्टिंग वाली जो आपकी विधि है उसके बारे में बात की जा रही है। तो भैया जो आपका ड्राई स्वैब टेक्निक्स है डज नॉट रिक्वायर VTM एंड RNA extraction procedure and can be used directly in RT-PCR testing, है ना। तो सीधे जो है इसमें RT-PCR टेस्टिंग में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा यही तो एडवांसमेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड है वो इजी है आपको इंप्लीमेंट करने के लिए विदाउट द नीड फॉर न्यू किट्स। एग्जिस्टिंग मैन पावर कैन
perform this without any additional training and can contribute significantly to the test being carried out quickly। तो सीधी बात है कि इसमें जो है आपको अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं देना है। तो जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास क्या है, उपलब्ध है, मैन पावर जिसको बोल रहे हैं आप, है ना, श्रम बल जिसको बोला जाता है, अगर वो उपलब्ध है तो उनको किसी बिना अतिरिक्त प्रशिक्षण के भी वो जो है इस काम को कर सकता है। तो उसके द्वारा क्या होगा, टेस्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। फिर वही चीज है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि ये आपका सेव करेगा 40 to 50% ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम। यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना। वाइल एट द सेम टाइम स्क्रीनिंग कैन बी एक्सटेंडेड सेवरल टाइम्स विद इमीडिएट इफेक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है ये आपका एनआईएफ के बारे में है ना, जो आपका नेशनल मतलब NIIF बोला जाता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। काफी पुराना टॉपिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपका जीएस पेपर 3 से लिंक होगा आपका। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू इन्फ्यूज इक्विटी कैपिटल ऑफ 6,000 करोड़ इनटू द NIIF। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है आपका मतलब जो प्रपोजल है 6,000 करोड़ का NIIF का, ये आपका पार्ट है सेल्फ सफिशिएंट इंडिया का। 3.0 पैकेज है, अनाउंस किया गया है इसी मंथ में। तो रीजन क्या है, तो सीधी बात है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फंड की हमको जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, तो फिर हमको फार्मर्स के लिए भी जो है वो उनकी इनकम को डबल करना है, तो वहां एग्रीकल्चर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग का, आपको स्टार्टअप करना है ना, आपको स्टार्टअप को प्रमोट करना है, आपको जो है लोगों को रोजगार प्रदान करना है, तो उनको रोजगार प्रदान करने के लिए क्या, नए नए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको बहुआयामी मतलब एस्पेक्ट पे रख के देखिएगा, है ना, उसको माइक्रोस्कोपिक मत देखा करिए, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने दिमाग में लाइए। तो उनके लिए क्या है, जरूरत है ना पैसों की, तो उसी श्रृंखला में जो है NIIF में फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट करती है। अब रीजन क्या है, तो द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप फॉर फंडिंग सपोर्ट ऑफ 111 लाख करोड़ फॉर द पाइपलाइन चेन मतलब वर्क्स ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नॉर्मल सी चीज है। अब NIIF के बारे में जानना जरूरी है। तो ये क्रिएट किया गया फंड किसके द्वारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों, ताकि सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके समाधान। किस लिए, जो भी आपकी वित्तीय संकट होता है, जो वित्तीय समस्याएं होती हैं, निधि की समस्या होती है, जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द कंट्री एंड टू इंश्योर फाइनेंसिंग। तो भैया फाइनेंस करने के लिए आपका ये क्या है, आपकी एक फैसिलिटी है, फैसिलिटेटर के तौर पे यहां पे भी गवर्नमेंट जो है आपकी दिखाई दे रही है। अब यहां पर इसका जो रजिस्टर्ड आपका ऑफिस है कहां है, न्यू दिल्ली में है। इसको सेटअप किया गया था आपको गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंस कमर्शियली वाइबल ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और जो आपका स्टॉल्ड जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद द कॉस्ट ऑफ 40,000 करोड़। और इसको स्टैब्लिश किया गया एज ए कैटेगरी सेकंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में। किसके रूप में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी के रूल्स भी आपको पता होंगे, AIF के नहीं पता होंगे तो देख जाइएगा, 2012 के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लिख के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में क्या क्या है। दूसरी चीज ये जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या है, ग्रीन मतलब बिल्कुल नया, वहां पर पहले से कोई एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नया कोई कंस्ट्रक्शन होगा। ब्राउन का मतलब ये कि पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसको रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। अब इसका एम क्या होगा, फिर से वही बात आ गई कि फंडिंग करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विद इंक्लूड स्टक प्रोजेक्ट्स, जो आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी फंडिंग करना, ठीक है ना। और यहां पर मैंडेट बनाया गया है, जो आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें इंक्लूड किया जाएगा ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को इन सेक्टर्स रिलेटेड टू एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जितना सोच सकते हैं आप, ये जो है कुछ नाम हमेशा हमारे आंसर में आने चाहिए, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद इसमें स्टेक किसका कितना है, तो भैया 49% जो स्टेक है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बाकी बचा हुआ जो है आपका रेस्ट पार्ट इज हेल्ड बाय फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो जो भी आपके फॉरेन एंड डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर्स है उनका स्टेक है, ठीक है ना। इसके बाद NIIF is considered the quasi-sovereign wealth fund of India with a very significant stake in the center। बिल्कुल ठीक बात है। Beyond its three funds, master fund, fund of funds and strategic fund, it manages over
$3 बिलियन इन कैपिटल। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा इसमें, ठीक है ना। फंड ऑफ फंड्स और ये सब आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मल से कीवर्ड्स हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल रखा गया है फिजल डेफिसिट से रिलेटेड है, रीच्ड 120% ऑफ एनुअल टारगेट, ठीक है ना। तो राजकोषीय घाटा क्या है, जो राज्य का कोष है उसमें घाटा है ना, कि जितनी हमारी आय है उससे ज्यादा हमारा व्यय है अगर, तो उसको घाटा बोलते हैं, ठीक है ना। और आय है और अगर आपकी बचत हो तो उसको सेविंग बोलते हैं। नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल हमारी लाइफ जैसे जैसे हमारा खर्च होता है, हमारा बजट होता है, वैसे ही सरकार का समझ के चलिए, है ना। इकोनॉमिक्स को बिल्कुल वैसे देखना है हमको। तो यहाँ पर सीधी बात है 120% हो गया एनुअल टारगेट का। भैया कोविड के कारण जो है समस्याएं हैं, लेकिन मार्केट हमारा लाइफ टाइम हाई में है, स्टॉक मार्केट। बार बार मैं कोट इसलिए करता हूं क्योंकि ये सब चीजें देखना जरूरी है। जब आप घाटे में हैं तो मार्केट ऊपर कैसे भैया, आपको लाभ कैसे दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हैं यहां पर। तो मार्केट में इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, तो लोगों को डरना चाहिए, तो लोग और बढ़ बढ़ के क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चीजें बढ़ रही। आप समझिएगा इन चीजों को, यही करप्शन है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, द जो आपका फिजल डेफिसिट है, जो आपके ऑफिशियल फिगर्स आए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के तो इंक्रीज हो गया है 9.53 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ अक्टूबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर और क्लोज टू 120% ऑफ द एनुअल बजट एस्टिमेट, है ना। कि बजट में क्या किया जाता है, देखिए दो डिफरेंस होता है, एक होता है बजट, एक होता है आपका सर्वे। सर्वे क्या है, कंक्लूजन है। बजट क्या होता है, हमारा एजम्पशन है, अगले साल के लिए हम जो है टारगेट करते हैं और उसके बाद रिवाइज डेटा वगैरह आता है। तो वही जो टारगेट किया जा रहा था, तो उससे ये पता चलता है कि जो टारगेट था उससे भैया 120% हमारा एनुअल बजट जो है, जो के अंतर्गत जो हम टारगेट किए थे फिजल डेफिसिट के लिए, राजकोषीय घाटा, तो वो हमारे लक्ष्य के 120% पे पहुंच गया है, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले तो ये यहां पर बताया गया रीजन जो है कि राजकोषीय घाटे में जो वृद्धि का मुख्य कारण है, राजस्व का संग्रह ही कम रह गया, है ना। रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो लो है। दूसरा, लॉकडाउन के कारण जो इंपोज किया गया, तो फ्रॉम द लॉकडाउन इम्पोज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज आपकी नेगेटिवली वहां पर इंपैक्ट हुई, है ना, सीवियरली अफेक्टेड बताया जा रहा है। दिस रिजल्टेड लैक ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, सो देयर वर शॉर्टेज ऑफ फंड एंड इट इंक्रीज द फिजल डेफिसिट। नॉर्मल सा यहां पर पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है, जरा से ठहर के सोचा करिए, आराम से वही पॉइंट्स लिखेगा जो भी आदमी बता भी रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो फिजल डेफिसिट होता क्या है, तो सीधी बात जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो डिफरेंस है आपका टोटल इनकम और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर में, किसके, गवर्नमेंट के। इट इज थ्रू द फिजल डेफिसिट दैट इट इज नोन हाउ मच क्रेडिट द गवर्नमेंट नीड्स फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो इससे पता चलेगा कि भैया अब सरकारी जो आपके कामकाज हैं, सरकार के द्वारा जो काम किए जाने हैं, उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, कैसे व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो वो सब आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहां पर लिखा गया है कि द फिजल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स टोटल डेप्ट रिक्वायरमेंट। सीधी बात है, उनके ऋण की आवश्यकताओं को तो दर्शाएगा ही। इसके बाद यहां पर जो लिखा गया है, डेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग टोटल रेवेन्यू। जब टोटल राजस्व की गणना करते समय ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। और राजकोषीय घाटा जो होता है, जनरली अगर देखा जाए तो राजस्व में कमी, मतलब रेवेन्यू में कमी, या फिर आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें अत्यधिक वृद्धि के कारण भी होता है। नॉर्मल से पॉइंट है, इनको देख जाइएगा। इसके बाद फिजल डेफिसिट जो है यूजुअली रीपेड किया जाता है आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम द कंट्री सेंट्रल बैंक। आरबीआई वगैरह को देखते होंगे किस तरीके से धन को जुटाया जाता है, बॉन्ड वगैरह के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। तो आरबीआई करेगी, सेंट्रल बैंक करेगी, और बाय रेजिंग फंड्स फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। नॉर्मल सी चीजें हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होगा आप लोगों ने, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो आपका कोर का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें यह बताया जा रहा है यहां पर कि इफेक्ट क्या होता है आपका हाई फिजल डेफिसिट का। तो आप सारी चीजें आप अपने आप से सोच सकते हैं। सरकार की जो है आपकी आय ही नहीं है, कम है, पहले से घाटे में है, तो आपको जो भी आपके मतलब देश के अंतर्गत जो आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, आपका एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मल इकोनॉमिक जो आपका क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो सब काम करने के लिए जो है उस पर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, जो सारे विकासात्मक कार्य बिल्कुल पड़ेगा। तो उस समय जो है सरकार को क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा, है ना। तो हाई फिजल डेफिसिट कॉजेज द गवर्नमेंट टू इनकर मोर डेप्ट इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड ऑल्सो इंक्रीज द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट ऑन द कंट्री। सीधी बात है। इसके बाद जो फिजल डेफिसिट रेशो अगर हाई होगा, हाई इनफ होगा, तो इसका मतलब यह है कि दैट देयर इज लेस मनी लेफ्ट इन द मार्केट टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है।
जब आपके पास फंड ही कम है तो लोगों को आप कैसे स्टार्टअप के लिए जो है प्रमोट कर पाओगे? एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना। पैसे ही नहीं है जब सरकार के पास अपने खर्चे के लिए, तो वो लोगों को कैसे प्रोवाइड करेगी, है ना। तो वहां पर जो है लोन वगैरह के लिए जो आपके धन, जो आपकी निधि है, उसकी कमी भी देखी जाएगी, नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद ह्यूज ग्रोथ इन पब्लिक डेप्ट एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, डी स्टेबलाइजेशन, मतलब स्टेबलाइज करती है उसको, प्रोसेस को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो भी किसी देश से संदर्भित है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर यह भी लिखा गया है, दिस वीकेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंक्रीज द डेप्ट बर्डन और डेप्ट बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपको समझ में आता होगा ना, भुगतान संतुलन, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है, जैसे चाइना के साथ हम बोलते हैं ना कि हमारा डेफिसिट है भैया, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं हम, है ना, एक्सपोर्ट जो है आपका कम करते हैं, उस तरीके से उसको समझिएगा। अब यहां पर आइडियल स्टेट क्या है, फिजल डेफिसिट और जो आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए बताया जा रहा है। तो गवर्नमेंट आर ऑफन इन अ बेटर पोजीशन देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद एंड द फिजल डेफिसिट में बी हायर देन इन द डेवलप्ड इकोनॉमी इन इंडिया अंडर द फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो आपको पता होगा FRBM एक्ट है आपका, ठीक है ना। किस ईयर में था, 2003 का है, 5 का बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रावधान देख लीजिएगा। अब तो जो है नए प्रावधान भी जो है फेज वाइज वहां पर डिफाइन किया गया है ना, वो आप लोगों को पता होगा। तो वहां पर यहां पर 3% का बैंड बनाया गया था कि इसके अंतर्गत जो है हमको मेंटेन करना है ना, जीडीपी के अकॉर्डिंग, वो लिखा भी गया है FRBM एक्ट के अंतर्गत। अ रिडक्शन इन द फिजल डेफिसिट टू अराउंड 3% ऑफ जीडीपी इज स्टेटेड टू बी एन आइडियल सिचुएशन। तो बोलते हैं 3% तक मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बैंड वहां पर बनाया गया था, नॉर्मल सी चीज है, देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा फेज है MCQ से रिलेटेड है। और सबसे पहले यहां पर ब्लू टाइड की बात की गई है, उसके बारे में स्टेटमेंट पूछे गए, बताना कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि ब्लू टाइड हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द मैरीटाइम कोस्ट लाइन इन महाराष्ट्र इंक्लूडिंग जुहू बीच इन मुंबई एंड देवगढ़ बीच जो है आपका सिंधुदुर्ग में। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पहला बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका ब्लू टाइड होता क्या है मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला बिल्कुल ठीक है कि जो फ्लोरेसेंट ब्लू ह्यू जो आपका सॉर्गम है, इज पॉपुलरली नोन एज बायो, जिसको फ्लोरोसिन बोला जाता है, ठीक है ना। तो बायोलुमिनेसेंस भी बोला जाता है इसको, जैव संदीप्ति भी बोला जाता है, नीले रंग के जो आपके प्रतिदीप्त ज्वार होते हैं लोकप्रिय रूप में। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तीसरा ये कि ये जो आपका मार्वेलस साइट है, कॉमनली नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, डाइनो फ्लैगलेट्स के रूप में पहचाने जाने वाले जो भी आपके प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना, और जो भी आपके माइक्रो मरीन प्लांट्स होते हैं उनके कारण ये आपका होता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वन है जो यूट्रोफिकेशन आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि जब बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह होता है, ये मिलके जब नदी वगैरह में चला गया, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वो बढ़ा देगा किसको, अगर पोषण मिलेगा वहां पर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, तो वहां पर जो आपके मतलब ये जो आपके पादप प्लवक वगैरह है उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको आप लोग जानते होंगे, किससे जानते हो, किस नाम से जानते होंगे आप लोग उसको, एल्गल ब्लूम के नाम से, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसको भी देख जाइएगा। और लास्ट वन जो लिखा हुआ है ना यूट्रोफिकेशन, तो वहां अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी मेजर फैक्टर इन दिस फेनोमिना, है ना। तो बायोलॉजिकल जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है वहां पर क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो अब ज्यादा जब ग्रोथ हो गई तो बहुत सारे वहां पर क्या हो गया, एल्गल ब्लूम हो गया, तो उपलब्ध जो वहां पर ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है लोगों के उपभोग करने के लिए जो उपापचय में वो कमी हो जाती है ना, एनवायरमेंट में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उसको। तो चारों के चारों जो आपके यहाँ पर जो भी दिया गया स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका वरुणास्त्र से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको रिकॉग्नाइज करना कौन सा सही है। तो पहला ये कि आपका हैवी वेट इलेक्ट्रिकली है ना, विद्युत चालित है आपका, प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, कैपेबल ऑफ टारगेटिंग क्वाइट सबमरीन्स, बिल्कुल ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और दूसरा जो है डीआरडीओ हैज फ्लैग्ड ऑफ हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र, है ना। तो याद रखना है आपका कि ये आपका टॉर्पीडो है, हैवी वेट है,
ठीक है ना। और ये एंटी सबमरीन है, कैपेबल है आपका टारगेटिंग क्वाइट, जो आपके सबमरीन से संदर्भित जो बता रहे हैं उनको निशाना बनाने में जो है आपके सक्षम भी है आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है आपका, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके कॉर्नर में रखिएगा भी अपने पास। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ये भैया जो आपका डेवलप किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको डिजाइन किया गया है बाय द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी है विशाखापट्टनम, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका नाम आप हमेशा सुनते होंगे। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था आपके लिए ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज की सीरीज को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।